नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट नंबर 33 की, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में जरूर सहायक होंगे। तो आप सभी साथी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को अंत तक देखें। साथियों, यहाँ पर आपको कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। देखते हैं साथियों, पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। ऑप्शन बी, विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। ऑप्शन सी, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। ऑप्शन डी, व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। एक बार सभी साथी जो भी वीडियो देख रहे हैं आंसर कमेंट करें। साथियों, क्या आंसर हो सकता है इसका? साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय निर्धारित हो जाती है। ये जो है हमारा विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं। साथियों, जो विकास होता है तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, क्रमबद्ध रूप से होता है। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, बिल्कुल सही बात है। साथियों, जो विकास की जो गति होती है वो सटीक गति नहीं होती है। आप सभी साथी ध्यान रखिए, विकास की जो गति होती है वो सटीक नहीं होती है। विकास की गति निरंतर चलती है और अविराम गति से चलती है, अर्थात इसकी कोई सटीक गति नहीं होती है। बालक का विकास कभी मंद हो जाता है, कभी तेज हो जाता है। इस प्रकार से जन्म के समय जो बालक का विकास है वो निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। जो भी वीडियो देख रहे साथी, उसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए है हमारा अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया। ऑप्शन बी, कंठस्थीकरण एवं स्मरण। ऑप्शन सी, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास। ऑप्शन डी, निर्देश एवं संचालन। साथियों, आपको ऐसी मुख्य प्रक्रिया ढूंढनी है जिसके द्वारा जो अधिगम होता है वो सार्थक नहीं होता है। साथियों, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा साथियों कंठस्थीकरण एवं स्मरण। साथियों, जो शिक्षण की जो अधिगम प्रक्रिया होती है हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, साथियों इसमें जो कंठस्थीकरण और जो स्मरण होता है एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है। इसके द्वारा हमारा जो अधिगम होता है वो सार्थक नहीं हो सकता है। जबकि जैसे अन्वेषण है, पारस्परिक क्रिया है, पुनरावृत्ति है एवं अभ्यास है, निर्देश एवं संचालन है, एक सार्थक अधिगम करते हैं। साथियों, अधिगम में जो कंठस्थीकरण एवं जो स्मरण होते हैं उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली जो शिक्षा होती है साथियों, वो दीर्घ काल के लिए उपयुक्त नहीं होती है। क्योंकि हम एक समय में किसी चीज़ को याद रख सकते हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात हम जो कुछ भी याद रखते हैं उसे हम भूल जाते हैं, अर्थात विस्मृति में चला जाता है साथियों। तो कंठस्थीकरण एवं विस्मरण करना सार्थक अधिगम घटित नहीं होता है साथियों इसके द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? ऑप्शन ए, क्रेस्मर। ऑप्शन बी, युंग। ऑप्शन सी, कैनन। ऑप्शन डी, स्प्रेंगर। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें जो भी वीडियो देख रहे हैं साथियों। साथियों, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के जो विभिन्न प्रकारों की चर्चा की थी वो क्रेस्मर महोदय ने की थी। किसने की थी साथियों? क्रेस्मर महोदय ने की थी। आप सभी साथी ध्यान रखें, ग्रंथियों के आधार पर जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था वो क्रेस्मर महोदय ने किया था। 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे साथियों। और साथ ही उन्होंने किस प्रकार की ग्रंथि की चर्चा की थी? किस प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथियों की चर्चा की थी साथियों? इन्होंने अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर किया था। आप सभी साथी ध्यान रखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व की चर्चा की थी इन्होंने। और साथ ही जो युंग है उन्होंने सामाजिक दृष्टि से, स्प्रेंगर ने मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए थे। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तु को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। ऑप्शन ए, अनुक्रिया अनुबंधन। ऑप्शन बी, उद्दीपक सामान्यीकरण। ऑप्शन सी, अनुक्रिया सामान्यीकरण। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी साथी एक बार आंसर कमेंट करें जो भी इस समय वीडियो देख रहे हैं। जी साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उद्दीपक सामान्यीकरण। साथियों, उद्दीपक सामान्यीकरण क्या होता है? जब बालक किसी जो हमारा प्राकृतिक मूल उद्दीपक होता है उसी के समान अन्य जो उद्दीपक होते हैं
उनके प्रति भी वैसी ही क्रिया करता है जैसे मूल उद्दीपकों के प्रति करता है। जैसे बालक काली गाय से डर रहा है, उसी प्रकार बालक किसी भी प्रकार की काली वस्तु देख रहा है, जैसे काला कुत्ता देख रहा है, काली वस्तु देख रहा है, या काली किसी भी चीज का रंग काला देखता है वो, तो बालक उससे डरना लगता है। अर्थात वो क्या कर लेता है, उद्दीपक सामान्यीकरण स्थापित कर लेता है। समान वस्तुओं के प्रति भी वही क्रिया करना, समान उद्दीपक के प्रति वही अनुक्रिया करना। साथियों यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उद्दीपक सामान्यीकरण। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस प्रकार के चिंतन को मनोवैज्ञानिकों ने विवेचन अथवा तर्कणा कहा है? ऑप्शन ए स्वलीय चिंतन, ऑप्शन बी यथार्थवादी चिंतन, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों विवेचन अथवा जो तर्कणा कहा मनोवैज्ञानिकों ने वो यथार्थवादी चिंतन को कहा है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों जो यथार्थवादी चिंतन होता है वो वास्तविकता पर आधारित होता है, वास्तविक होता है, आप सभी साथी ध्यान रखें, और इसके द्वारा समस्या का समाधान होता है। यथार्थवादी चिंतन के द्वारा किसी भी समस्या का समाधान किया जाता है, जबकि जो स्वलीय चिंतन होता है साथियों वो एक प्रकार से हमारी जो काल्पनिक इच्छाएं होती है, जो हमारे जो द्व्यास्वप्न होते हैं वो होता है। साथियों आप सभी साथी जिन्होंने भी चिंतन की हमारी कक्षा नहीं देखी है वो एक बार प्ले लिस्ट में जाकर चिंतन की कक्षा जरूर देखें, आपको स्वलीय चिंतन और यथार्थवादी चिंतन आसानी से समझ में आएगा। साथियों चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित बच्चे को किस प्रकार संदर्भित किया जाता है? ऑप्शन ए, ऐसे माता पिता से संबंधित बच्चा जिसकी वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम सीमा से कम है। ऑप्शन बी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या किसी अन्य समूह से संबंधित बच्चा। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, एक बच्चा जो अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। कोई बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित है तो इसका क्या तात्पर्य है साथियों? एक बार सभी साथी बताएं। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों ऐसे माता पिता से संबंधित बच्चा जिसकी वार्षिक जो आय होती है सरकार द्वारा जो निर्धारित जो न्यूनतम सीमा होती है उससे कम होती है तो बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का बालक कहलाता है। साथियों आप सभी साथी ध्यान रखें, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वे बच्चे जो बौद्धिक वृद्धि और विकास के मामले में औसत से काफी ऊपर होते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए रचनात्मक, ऑप्शन बी प्रतिभावान, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। ऐसे बालक जो बौद्धिक वृद्धि, अपनी बुद्धि की वृद्धि में और विकास के मामले में औसत से अर्थात सामान्य जो बालक होते हैं उनसे काफी ऊपर होते हैं। साथियों सामान्य बालकों की जो आयु होती है, जो बुद्धिलब्धि होती है वो होती है 90 से 110 का जो IQ लेवल होता है वो सामान्य बालकों को होता है। इससे ऊपर वाले जो बालक होते हैं वो किस प्रकार के कहलाते हैं? साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिभावान। कई साथियों ने कमेंट किया है सी, ए और बी दोनों। साथियों रचनात्मक जो बालक होता है उसका जरूरी नहीं है प्रतिभावान होना, एक सामान्य बालक भी क्रिएटिव बालक हो सकता है, रचनात्मक बालक हो सकता है। आप सभी साथी ध्यान रखें, जो रचनात्मक बालक होता है मानव के प्रयास से अर्थात किसी भी सार्थक क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्ट और प्रशंसनीय और उल्लेखनीय प्रदर्शन। साथियों कुछ नया निर्माण करते हैं रचनात्मक बालक, और प्रतिभावान बालक जो होते हैं अपनी बौद्धिक जो क्षमता होती है अर्थात अधिक अंक लाने वाले जो बालक होते हैं वो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा वंचित बच्चों के लिए शैक्षिक प्रावधान नहीं है? ऑप्शन ए आवासीय विद्यालयों की स्थापना, ऑप्शन बी वंचित बच्चों के लिए शैक्षिक मार्गदर्शन और परामर्श, ऑप्शन सी वंचित बच्चों के लिए आर्थिक मदद, ऑप्शन डी विशेष विद्यालयों की स्थापना। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों वंचित बच्चे जो होते हैं उनके लिए जो शैक्षिक प्रावधान, कौन सा शैक्षिक प्रावधान है जो नहीं किया गया है सरकार के द्वारा? साथियों आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई है वंचित वर्ग के बच्चों के लिए, वंचित बच्चों वर्ग के बच्चों के लिए शैक्षिक मार्गदर्शन और परामर्श भी है, वंचित बच्चों के लिए साथियों वित्तीय मदद, आर्थिक मदद भी की जाती है। साथियों जो वंचित वर्ग के बच्चे होते हैं उनके लिए विशेष विद्यालय की स्थापना नहीं की जाती है। आप सभी साथी जान रहे हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। साथियों जो वंचित वर्ग के बच्चे होते हैं उनके लिए सामान्य विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ पढ़ाने के लिए कहा गया है। साथियों विशेष विद्यालय की स्थापना नहीं की गई है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विशेष विद्यालय की स्थापना करना वंचित बच्चों के लिए शैक्षिक प्रावधान नहीं है।
चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? ऑप्शन ए ध्यान, ऑप्शन बी उत्तेजना, ऑप्शन सी डर, ऑप्शन डी स्मृति। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें जो भी वीडियो देख रहे हैं साथियों। साथियों यहाँ पर कौन सा है जो एक संवेग है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों जो डर है वो एक प्रकार का संवेग है। साथियों ध्यान, उत्तेजना, स्मृति ये जो है हमारे संवेग नहीं है साथियों। तो हमारा संवेग जो है साथियों डर है। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मूल्यांकन को होना चाहिए। ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्य पर आधारित होना चाहिए, ऑप्शन बी एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, ऑप्शन सी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, ऑप्शन डी केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें जो भी वीडियो देख रहे हैं साथियों, क्या आंसर हो सकता है इसका? साथियों जो मूल्यांकन होना चाहिए वो एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ही भाग होना चाहिए। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों जो मूल्यांकन होता है वो शिक्षण अधिगम जो हमारी प्रक्रिया होती है उसका भाग होना चाहिए। साथियों मूल्यांकन को हम नंबरों के संदर्भ में नहीं कर सकते ओनली। मूल्यांकन जो होता है साथियों मात्रात्मक नहीं होता है, मात्रात्मक के साथ में गुणात्मक भी होता है साथियों। वस्तुनिष्ठ जो प्रकार के लिखित कार्य पर आधारित होना चाहिए। साथियों वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्य पर हम बालक का संपूर्ण आकलन नहीं कर सकते, संपूर्ण मूल्यांकन नहीं कर सकते। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के एक भाग होना चाहिए। साथियों आज का प्रैक्टिस सेट हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारे प्रश्न कैसे लगे, आपके कितने प्रश्न सही हुए, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और आप सभी साथी ऐसे ही अन्य वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो से संबंधित सूचना आप सभी को जल्द ही प्राप्त हो सके।